हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग का ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 11 है और आज से हम जो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करें और जब आपको ढेर सारे लीनियर इक्वेशंस दे दिए जाएं तो उसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे, एक सॉल्यूशन आएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा, ये सारी चीजें हम लोग कैसे डिसाइड करें। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये सभी चीजों को हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोले हम लोग को बेसिकली लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सपोज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1। ठीक है, दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा जो mth लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग लिखें अगर am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस amn xn इज इक्वल टू bn। ठीक है, तो ये हमारे जो है ना यम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मतलब यम लीनियर इक्वेशंस है। और जब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को हम लोग एक साथ कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये जो इसके वेरिएबल्स हैं इसके कोफिशिएंट का अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया जिसका नाम लिख दिया a। ठीक है, इसका एक मैट्रिक्स में बना देता हूं a11, दूसरे नंबर पे क्या है a12, तीसरे नंबर पे क्या है a13 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या है a1n। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है a21 a22 फिर a23। ठीक है, और इस तरीके से लास्ट में क्या है हमारे पास a2n है। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं कि बीच में और भी लीनियर इक्वेशंस आएंगे। और हमारा जो mth नंबर पर लीनियर इक्वेशन है वो है am1, फिर क्या है am2 और क्या है हमारा am3। ठीक है, और डॉट 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 यहाँ पे क्या है हमारे पास amn है। ठीक है, इसको मैंने इस कोफिशिएंट्स जो वेरिएबल्स हैं इसके कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बना दी जिसको मैंने नाम क्या दे दिया a दे दिया। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा m/n। ठीक है, m रोज है और n कॉलम्स है। और जो इसमें हमारे जो अननोन्स हैं मतलब वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, इसकी भी मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूं यहाँ पे। उसको मैं हम लोग x से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, ax से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 x2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या लिख देते हैं xn। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे कितने किस ऑर्डर की होगी, n क्रॉस 1 की होगी। और जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे कांस्टेंट है b1 b2 b3 bn, उसको एक मैं मैट्रिक्स b लिख देता हूँ, मैट्रिक्स b से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया b1 b2 डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे bn लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज व्हाट, ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, ax इज इक्वल टू b कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, a में x को मल्टीप्लाई करिए और b से कंपैरिजन, b से जो आपका जो उसको कंपैरिजन करिए। देखिए a में अगर x से मल्टीप्लाई करें पहला वो क्या बनेगा, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस a1n xn इज इक्वल टू क्या मिलेगा b1। तो इस तरीके से पहला जो इक्वेशन है ये पहले एलिमेंट को कंपैरिजन करने से बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन दूसरे आपका जो एलिमेंट है उसको कंपैरिजन करने से बन जाएगा। देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, m/1 की बनेगी। ठीक है, और ये भी देखिए आपकी हमारी अगर बात करें तो ये भी हमारी जो मैट्रिक्स हो जाएगी ये भी हमारे कितने ऑर्डर की हो जाएगी, m/1 की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे bm आ जाएगा, ये भी m/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखें तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया बात सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। अब इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, इन सबों को हम लोगों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है, अगर मैट्रिक्स बी हमारी है नॉन जीरो मैट्रिक्स,
अगर मैट्रिक्स बी हमारे कैसी है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो मतलब नॉन जीरो का मतलब राइट हैंड साइड पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो है, मतलब ये वाले जो मैट्रिक्स है सभी एलिमेंट जीरो 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 नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स बी है, ये सब जीरो 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 हो जाए, मतलब ये जीरो 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 ये सब जीरो जीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो हमारा जो इफ बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स है, अगर बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा तो जो ये हमारा सिस्टम है ये कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की बात हो गई। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग आप लिखेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, a system of linear equations, a system of linear equations, a system of linear equations, a system of linear equations is said to be consistent, is said to be consistent if it has one or more solutions। ठीक है, तो ये जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, इसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब बोलेंगे, जब इसका कम से कम एक सोल्यूशन आता हो, या तो एक सोल्यूशन आता हो या एक से ज्यादा सोल्यूशन आते हो, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। और अगर मान लीजिए या तो दूसरा हमारे इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, आप लिख लेंगे उसको, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अच्छा, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो है ना कुछ लीनियर इक्वेशंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट हमारा कब होगा, जब उसके कम से कम एक सोल्यूशन आते हो, आइदर वन सोल्यूशन और मोर सोल्यूशन, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। और इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, जब उसका हमारा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, अब क्या, अब तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। जब यहाँ पे राइट हैंड साइड में पूरा जीरो 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 आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और राइट हैंड साइड में पूरा ये जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगा, कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के दिखा दूं, जैसे 5x + 2y = 7। ठीक है, 2x + 8y = 9। ये कैसा हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये हमारा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अगर 0 0 0 लिख दूं, यहाँ पे 0 0 लिख दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमें जो है ना, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसी का सॉल्यूशन पढ़ना है। इसी का सॉल्यूशन का मतलब मुझे यहाँ पे ये जो x है, x वेक्टर आप कह लीजिए, या ये जो x मैट्रिक्स हम बनाए हैं अननोन्स की, है ना, वेरिएबल्स की, x1 x2 xn की, इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि उसको हम मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मैट्रिक्स B के बराबर वो आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग को बेसिकली जो है ना 3 मेथड्स होते हैं इसके, जो है इसका बेसिकली 3 मेथड होता है इसका सॉल्यूशन निकालने का। पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा मेथड होता है उसका नाम क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है उसका नाम होता है डिटर्मिनेंट्स मेथड या क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल। ठीक है, और थर्ड जो हमारा होता है रैंक मेथड। थर्ड हमारा कौन सा मेथड होता है, रैंक मेथड। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से जो है ना, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, इनको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है।
अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम लोग जो है कौन से जो है लीनियर इक्वेशन देखेंगे, कौन सा सिस्टम देखेंगे, नॉन होमोजीनियस की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसको हम लोग सबसे पहले किस फॉर्म में लिख लेंगे, ax b फॉर्म में लिख लेंगे। एक कौन सी मैट्रिक्स होगी, जो वेरिएबल्स होंगे उनकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। x हमारे अननोन्स जो कांस्टेंट जो अननोन्स वेरिएबल्स है मतलब x1 x2 x3 उसकी मैट्रिक्स होगी, और b जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लिखे हैं उसकी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इफ a इज नॉन सिंगुलर, इफ a इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। इफ a is non singular then a inverse exist, then a inverse exist। ठीक है, अगर हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारा जो a इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। आपको मालूम है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है दोनों तरफ मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इनवर्स b आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, a इनवर्स इंटू a इंटू x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इनवर्स b आ जाएगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो i x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही वाली मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ गया, मतलब आपको x तो निकालना था, x किसकी कौन सी मैट्रिक्स है, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, x1 x2 x3 की मैट्रिक्स है। तो उसका वैल्यू कब आएगा, जब हम a इनवर्स निकाल लें, जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसका इनवर्स निकाल लें और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद दोनों तरफ हम कंपैरिजन कर देंगे तो हमारी x1 x2 x3 की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब हमें देखना ये है ना कि हमारा जो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब कब हमारा जो सोल्यूशन आएगा, कब यूनिक सोल्यूशन आएगा, मतलब कब एक सोल्यूशन आएगा, कब एक से ज्यादा सोल्यूशन आएंगे, कब नो सोल्यूशन आएगा। क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा जाता है, आपसे बेसिकली ये पूछा जाता है कि बताइए इसका एक सोल्यूशन आएगा, एक से ज्यादा सोल्यूशन आएगा कि नो सोल्यूशन आएगा, ये ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगर मैं बात कर दूं तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है a इनवर्स b, हम लोगों ने अभी निकाला। अब देखिए a इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, a इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। a इनवर्स इज इक्वल टू, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको करवा चुके हैं हम, a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू क्या होता है, b होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ a है तो डिटरमिनेंट ऑफ a अगर जो है नॉन जीरो है तभी तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो हमारा सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो पहला क्राइटेरिया हमने यही निकाला कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो सोल्यूशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x यहाँ पे x1 x2 x3 xn रहेगा, यहाँ पे नंबर्स आएंगे जाएंगे 1 2 3 4 कुछ आ जाएगा, कंपैरिजन कर देंगे तो x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना कि अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमारा सपोज डिटरमिनेंट, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ गया तो अब डिपेंड ये करेगा कि एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ a और दूसरी मैट्रिक्स b है, तो ये जीरो मैट्रिक्स है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इस पे मैटर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, देखिए अगर हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें, डिटरमिनेंट ऑफ a को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एडजॉइंट ऑफ a इनटू क्या होने वाला है, b होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आपने कह दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा क्या है, 0 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 से कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, x में यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा वो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड में आप देखिए, अब एडजॉइंट ऑफ a इनटू b 0 आया और एडजॉइंट ऑफ a इनटू b 0 नहीं आया। दो बातें हो सकती हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इनटू b हमारा नॉन जीरो हो या एडजॉइंट ऑफ a इनटू b हमारा क्या हो, 0। मैं लिखता हूं इस बात को कि एडजॉइंट ऑफ a इनटू b क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b हमारा 0 मैट्रिक्स नहीं आया। देखिए दोनों केसेस में क्या क्या होगा जरा समझना ध्यान से। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b हमारा 0 लाना है, मतलब यहाँ पे 0 ले आना है,
तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे तो 0 लिख ही चुके हैं आप, डिटरमिनेंट ऑफ a टू 0, तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x पे तो कुछ ये डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब x आप कुछ भी ले लीजिए, x आप कुछ भी वैल्यूज रखिए, हमेशा LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, RHS आएगा। मतलब इस केस में कितने सोल्यूशन आने वाले हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आने वाले हैं। इस केस में कितने सोल्यूशन, जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू b आएगा तो कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। और सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट हमने कब बोला था, जब सिस्टम का एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, देखिए अगर 0 आ गया तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0, और यहाँ से पहले से हमने क्या रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ a टू 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। मतलब इससे कितने सोल्यूशन आने वाले हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आने वाले हैं। अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर 0 नहीं है, राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, कोई नंबर है, सॉरी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें कि क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे आप तो 0 लिख ही चुके हैं, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS तो हमेशा 0 आ जाएगा, बट RHS 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो है, अगर हम ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इस केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। फिर से आप समझ लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा कोई नंबर है और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो स्केलर जब मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसके सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कैसी मैट्रिक्स हो गई, 0 मैट्रिक्स हो गई, बट राइट हैंड साइड में तो 0 मैट्रिक्स है ही नहीं। राइट हैंड साइड में हम कह रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b हमारा 0 नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 मैट्रिक्स आ रही है, राइट हैंड साइड में 0 मैट्रिक्स नहीं आ रही है। इसका मतलब इस केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन लिखेंगे, और सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके हमारा ऐसा सिस्टम जिसका एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट न करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को कंक्लूड करने जाए मैट्रिक्स मेथड में, अगर हम लोग इसको कंक्लूड करने जाएं तो देखिए क्या होने वाला है, हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपका जो ax इज इक्वल टू b आपने बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दो बातें हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा क्या है, नॉन जीरो है। डिटरमिनेंट आपने सबसे पहले निकाला मैट्रिक्स a का, नॉन जीरो मिला, इसका मतलब इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। और अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया, तो इसमें दो केसेस बनने वाले हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a आपका क्या आ गया, 0 आ गया, इस केस में दो केसेस बनने वाला है। इसमें दो, मतलब इस समय अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। अभी दो पॉसिबिलिटी है यहाँ से, या तो नो सोल्यूशन मिलेगा या तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो अब ये डिपेंड किस पे करेगा, अब हमको एडजॉइंट ऑफ a इंटू b मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा, है ना। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा। अब अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 आ सकता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 नहीं आ सकता है। अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इस केस में हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। इस केस में हमारा कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। और अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b हमारा 0 नहीं आया, इस केस में हमारा जो है एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, मैट्रिक्स मेथड में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमारा पहला इक्वेशन है x + 2y + z = 7, x + 3z = 11, 2x - 3y = 1। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में ज्यादातर केसेस में कभी भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको जो है, जो आप वहां पे ऑप्शन से आसानी से चेक कर लेंगे। जैसे ऑप्शन दिया होगा x = 1, y = 2, z = 3 समथिंग दिया होगा, तो निश्चित रूप से कैंडिडेट तुरंत इसमें जो इक्वेशंस में पुट करेगा और फटाफट चेक कर लेगा कि ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। कोई सॉल्व नहीं करेगा जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आती है तो। लेकिन आपको सीखने के पर्पस से मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं कि जैसे आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसके वेरिएबल्स हैं, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे 1 2 1, इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम हम लोग क्या देंगे, ए देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे, तो मैट्रिक्स ए कैसी बनेगी, 1 2 1। ठीक है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो 1 0 3 1 0 3। ठीक है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, y का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, और z का कोफिशिएंट कितना है, 0। ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी बन गई, ए बन गई। x मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं x y z, तो यहाँ पे x वाली जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, x y z बनेगा। और यहाँ पे अगर हम b की बात करें तो b = कितना हो जाएगा, 7 11, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
ओके, तो अब देखिए हम लोग जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 1, ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में डाल देते हैं 1 0 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 -3 और क्या लिखेंगे 0, ठीक है। किसके अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर दें, हम लोग सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें या थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि इसमें जीरो है। जिसमें जीरो ज्यादा होता है, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा कि जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या ज्यादा होती है उसी रो या कॉलम के अलॉन्ग हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। थर्ड रो के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 6 माइनस 0 मतलब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस ऑफ -3 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ -3 मतलब कितना आ जाएगा +3, क्योंकि ऐसे चलता है ये प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आएगा ना तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, +3 इंटू 3 वाले रो को छोड़ देंगे, 3 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 इंटू समथिंग तो 0 ही आएगा, तो कितना आ गया 12 + 6 कितना आ गया 18, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉन जीरो है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉन जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें ए इनवर्स जो हमारा एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं दोनों तरफ, तो ए इनवर्स इनटू ax इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा ए इनवर्स बी आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए इनवर्स बी आ जाएगा। और ए इनवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू कितना लिखते हैं बी लिखते हैं, ठीक। अब हमारा अगला काम ये होगा कि हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी जो है निकाल के लिख लिया है। एडजॉइंट ऑफ ए वाला आप लेक्चर जो खोल के देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। हम लोग कैसे को फैक्टर्स को निकाल के एडजॉइंट क्या होती है, जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको को फैक्टर्स का ट्रांसपोज बनाते हैं, है ना, तो हमारा क्या आता है एडजॉइंट आता है। एडजॉइंट वाले लेक्चर को आप एक बार खोल के देख लीजिए, अगर आपको आता है तो ठीक है, तो एक बार उस लेक्चर पे फिर से रिविजिट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एडजॉइंट निकाल लिया है। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ठीक है। इसके बगल में मैं मैट्रिक्स बी लिख देता हूँ, मैट्रिक्स बी कितना 7 11 1, 7 11 1, ठीक है। ओके ओके, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो अच्छा कितने ऑर्डर का बनेगा ये भी आप चेक कर लीजिए। ये कितने का 3/3 का है, ये कितने का 3/1 का है, ठीक है ना। तो कितने का बनेगा 3/1 का, मतलब 3 रो होंगे एक कॉलम होगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा 63 - 33 और +6, है ना, 63, ठीक है, और -63 - 33, ठीक है, कितना आ गया 30 और +6 कितना होगा 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात करें कितना आ जाएगा 42, ठीक है, 42 और -22, ठीक है, और -2, ठीक है, -2, तो ये कितना आ जाएगा 42 - 22 कितना आ जाएगा 20, ठीक है, और -2 कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक। और इसकी बात करें अगर तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें इसमें तो -21 और +77, ठीक है, और -2 का मतलब कितना आ जाएगा -23, ठीक है, -23 इसमें से कर दें तो 7 - 3 कितना आ जाएगा 4, 7 - 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक। ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए टू बी मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यूज को रख देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में क्या लिखा है एक्स मैट्रिक्स हमारी कौन सी थी x y z, ठीक। और यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए टू बी निकाला, ये निकाला, और इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर दूं कि 1 अपॉन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड भी कर दें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आया था 18 आया था, ठीक है। तो 18 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 1 और कितना आ जाएगा 3, ठीक। तो ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाली जो मैट्रिक्स आई वो कितनी आ गई 2 1 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर हम z की बात करें तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाता है सोल्यूशन हो जाता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें कि आपने सोल्यूशन करेक्ट निकाला कि नहीं निकाला तो आप इसको इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए मैं 2 रखा तो 2 + 2 4 4 + 3 7 सेटिस्फाई हुआ। सेकंड को सेटिस्फाई करवाइए 2 + 9 कितना हो गया 11। थर्ड को सेटिस्फाई करवाइए 2 2 जा कितना हो गया 4 - 3 4 - 3 कितना हो गया 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपने जो सोल्यूशन निकाला वो क्या है करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉल्व दिस फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हमारा क्या बनेगा, ए की बात करें तो 2 -1 3, और यहाँ पे क्या बनेगा 3 2 -1। इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे 4 5, और क्या बनेगा -5 बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स बनाए अगर हमारी जो है तो क्या बनेगा एक्स वाई जेड बनेगा, और बी मैट्रिक्स बनाए अगर हम लोग तो बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी हमारा बनेगा 5 7 9 बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम चेक करेंगे कि सबसे पहले डिटरमिनेंट आपके कितना आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, एक सोल्यूशन आएंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू, ठीक है, कितना हो जाएगा -10 + 5, कितना हो जाएगा -5, फिर यहाँ पे +1 इंटू, फर्स्ट +1 इंटू कितना हो जाएगा -15, और +4, -15 + 4 कितना हो जाएगा -11, और +3 इंटू, ठीक है, ये छोड़ दिया कितना हो जाएगा 15 -8 कितना हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा -10 -11 + 21, तो -10 -11 -21 + 21 कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ अगर ए अगर हमारा 0 आ गया, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया, तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अब हम लोग निकालेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा कितना आता है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, तो कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। और अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर हमारा 0 के बराबर नहीं आया, 0 मैट्रिक्स नहीं आया, इसका मतलब इस केस में कितने सोल्यूशन मिलेंगे, एक भी सोल्यूशन इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एडजॉइंट निकाल के रखा है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है -5 10 -5 11 -22 11 7 -47। आप इसको निकाल लेंगे एडजॉइंट को, यहाँ से इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैंने निकाल के रखा है। अब इसमें हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखिए यही पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कितना लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स बी मैं बगल में लिख देता हूँ। मैट्रिक्स बी कितनी है 5 7 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 7 9। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा -25, और प्लस कितना आ जाएगा 70, और माइनस कितना आ जाएगा 45, ठीक है। -45 -25 70 + 70 कितना हो गया 0, ठीक है। अगले की बात करें सेकंड रो, सेकंड यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 55 माइनस कितना हो जाएगा 154 और +99, ठीक है, +99। तो ये इसको ऐड कर दे कितना हो जाएगा 14 बचा 4 और 15, तो +154 -154 फिर से कितना आ जाएगा 0, और ये थर्ड नंबर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा क्या आ गया 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब जो ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसके कितने सोल्यूशन आने वाले हैं, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आने वाला है। अब आपको अगर इस सोल्यूशंस को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग करते क्या है ना, इसमें हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को कोई एक वैल्यू दे देते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग क्या देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं। मतलब जैसे x y z है ना, मैं पुट कर देता हूं पुट z इज इक्वल टू k, पुट z इज इक्वल टू k, है ना। किसी भी दो जो आपके लीनियर इक्वेशंस है, किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस में आप z की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, k पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू k पुट करूं तो ये जो शुरुआत किसी भी दो इक्वेशंस को आप ले लीजिए और उसमें आप जब z इज इक्वल टू कितना पुट कर दीजिए, k पुट कर दीजिए। आप y इज इक्वल टू k भी पुट कर सकते हैं, आप x इज इक्वल टू k भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। किसी एक वेरिएबल को आपको वैल्यू k दे देना है, सपोज z इज इक्वल टू k, ठीक है। तो शुरुआती दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर लेता हूं, उसमें z इज इक्वल टू k रख देते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 5 माइनस 3z का मतलब कितना हो जाएगा 3k, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हमको 3x और +2y 3x + 2y और इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7 प्लस z का मतलब 7 प्लस कितना हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं यहाँ पे। तो अगर हम आगे बात करें कि इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए ये जैसे क्लास 10 में हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, तो उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 4x - 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 10 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6k, और दूसरा इक्वेशन हमारा कितना है 3x + 2y इज इक्वल टू हमारे पास कितना 7 + k है, ठीक है। तो यहां से हमारा ऐड कर दे तो +2y - 2y गायब हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 17 और माइनस कितना आ जाएगा 5k, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 - 5k और डिवाइडेड बाय कितना 7, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएगा 2x
y को राइट में कर लेते हैं, बाकी चीजों को लेफ्ट में कर लेते हैं। हटा देता हूं मैं इसको। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस 5 और प्लस कितना 3k। ठीक है, तो 2x की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 2x हमारा 14 माइनस 10k और डिवाइडेड बाई कितना 7 और यहाँ पे कितना है माइनस 5 और प्लस कितना 3k है। ठीक है, तो यहाँ से 7 5 से कितना जाएगा 35 14 माइनस 35 और यहाँ से कितना जाएगा 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 21 माइनस 10 11k और कांस्टेंट्स की बात करें ये तो हो गया 11k, दिस इज इक्वल टू 11k माइनस ये माइनस 35 और यहाँ से प्लस 14 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 5 माइनस 4 कितना होगा 3 माइनस 1 2 कितना माइनस 21 और डिवाइडेड बाई कितना 7 11k माइनस 21 11k माइनस 21 11k माइनस एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे 2x की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 टू जा कितना आ जाएगा 34। तो यहाँ पे आ जाएगा 34 माइनस 10k बाई 7 माइनस 5 प्लस 3k। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये कितना आ जाएगा 11k और कांस्टेंट की बात करें तो माइनस 35 यहाँ से प्लस 34 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा 11k माइनस 1/7। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। y इज इक्वल टू कितना आ गया 11k माइनस 1/7। तो देखिए ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 17 माइनस 5k अपॉन 7। y की वैल्यू कितनी आ गई 11k माइनस 1/7 और z इज इक्वल टू आपने कितना पुट किया था z इज इक्वल टू क्या पुट किया था आपने k पुट किया था। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वेयर k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो आप डिफरेंट k की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट आपके सॉल्यूशंस आते जाएंगे। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -2 एंड 2x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 1 1 और क्या बनेगा 2 1 -2 और यहाँ से बनेगा 2 4 7। ठीक है, ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी। जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट आप इसका कितना आएगा 0 आएगा। अब दो केसेस होते हैं, वो हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी को निकालेंगे। अब अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर हमारा 0 आ गया तो हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा और अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी हमारा 0 नहीं आएगा तो उस केस में हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो जब इसका आप एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 15 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 25 5 और 5 10 माइनस 2 एंड माइनस 2 और एडजॉइंट ऑफ ए में बी मैट्रिक्स जो है -3 -2 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा -60 110 और -40 विच इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, इस केस में नो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। इसका कोई भी सॉल्यूशन, इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे तो ऑप्शंस में बस 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के टर्म में बात करें तो या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। उस समय सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट होगा और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट होगा। कभी आपको ऑप्शंस में दे दें कि इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके 3 सॉल्यूशन मिलेगा, इसका 4 सॉल्यूशन मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। या तो सॉल्यूशन मिलेगा तो एक मिलेगा, ठीक है, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और या तो क्या मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो कभी भी दे दिए कि 2 सॉल्यूशन मिलेगा 3 सॉल्यूशन मिलेगा, उसको आपको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, या तो आपके एक सॉल्यूशन मिलेंगे या तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हर तरीके के क्वेश्चंस को मैंने इसमें आपको करवा दिया। ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में ज्यादा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं आता कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें, बल्कि उसमें आपसे पूछा जाता है कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आप भी उसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आपका जो क्रैमर्स रूल है उसको कंप्लीट करेंगे और आगे हम लोगों को और पढ़ना रैंक मेथड से कैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करें। और अभी हम लोगों ने नॉन होमोजेनियस पे वर्क किया है, इसके बाद हम होमोजेनियस पे भी वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच।